हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम ब्रिटिश काल में शिक्षा नीति 1813 से लेके 1947 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए गए उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य और पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन से पहले भारत की शिक्षा प्रणाली पारंपरिक और विविध थी, जैसे गुरुकुल और मदरसा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासन से पहले हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी वो बहुत पारंपरिक थी। जैसे वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध मठों में शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में, और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी मुस्लिम काल में। तो ये सब तरीकों से हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी। ब्रिटिशों का उद्देश्य भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश शासन की सेवा कर सके। तो जो ब्रिटिश थे उनका यही उद्देश्य था कि भारतीय समाज में कुछ ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो हमारे काम आए, हमारे शासन की सेवा करें। इन्हीं उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश शिक्षा नीति बनाई गई थी, जो औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने में सहायक साबित हुई। तो जो शिक्षा नीति बनाई जा रही थी वो इसीलिए बनाई जा रही थी कि वो उनके जो औपनिवेशिक जो शासन है उसको और मजबूत करे, उनको मजबूत करने में सहायक हो। तो यही उद्देश्य था ब्रिटिश शिक्षा नीति का जो भारत में लाई गई थी। चार्टर एक्ट 1813। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। ये आया था, इसके तहत क्या था कि इससे पहले जो शिक्षा थी, औपचारिक रूप से भारतीय इतिहास में शिक्षा की राज्य प्रणाली की स्थापना एक चार्टर अधिनियम के द्वारा हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात होता था। तो सन 1813 में अगले 20 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण हुआ। उसी को कहा गया है चार्टर एक्ट 1813। यानी कि हर 20 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो घोषणा पत्र था उसका नवीनीकरण करती थी। तो जब 20 वर्ष बाद इसका नवीनीकरण हुआ तो वो सन थी आपकी 1813, और 1813 के जो घोषणा पत्र था उसी को चार्टर एक्ट कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या बात थी ऐसी जो भारतीय शिक्षा के लिए की गई थी। तो सबसे पहले चार्टर एक्ट 1813 ने पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए बजट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया। यही पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ था 1813 में ये बात कही गई थी कि 1 लाख रुपए की धनराशि जो थी वो भारतीय शिक्षा के लिए देने का बजट की बात की गई थी कि भारतीय शिक्षा के लिए खर्च की जाएगी। यह शिक्षा का पहला वित्तीय प्रयास था, हालांकि इसका उद्देश्य शिक्षा में कोई बड़े सुधार करना नहीं था। तो ये पहला प्रयास था, इसलिए याद रखने वाली बात है, बट इसने कोई ऐसा खास सुधार नहीं किया था। यह केवल ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की वफादारी बढ़ाने का एक प्रयास था। ये दिखा रहे थे कि भारतीयों के लिए ये कितने वफादार हैं। तो बस यही एक इनका प्रयास था, इसलिए इन्होंने इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि रखी थी भारतीय शिक्षा के लिए। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट 1813। अब हम बात करते हैं मैकाले की शिक्षा नीति 1835। तो 2 फरवरी 1835 को भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपना प्रभावशाली विवरण प्रस्तुत किया, जिसे इतिहास में मैकाले विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये इसको मैकाले की शिक्षा नीति इसीलिए कही थी कि जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने 2 फरवरी 1835 को भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय के लॉर्ड विलियम बेंटिक को अपना प्रभावशाली एक विवरण प्रस्तुत करके दिया था, जिसे इतिहास में मैकाले विवरण पत्र के नाम से जानते हैं। मैकाले ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने का समर्थन किया और संस्कृत जैसी पारंपरिक शिक्षा को तुच्छ माना। तो जो मैकाले थे इन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देने का समर्थन किया। ये इनके लिए ये इस मैकाले की शिक्षा नीति में ये खास बात थी कि यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया था मैकाले के द्वारा, और जो संस्कृत जैसी जो भाषा थी हमारे देश की उनको तुच्छ बताया, तुच्छ माना गया। उन्होंने यह नीति बनाई कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा से सुसज्जित किया जाए ताकि वे ब्रिटिश शासन की सेवा में काम कर सकें। मेन काम था इनका अंग्रेजी को बढ़ावा देना, और जब अंग्रेजी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो ब्रिटिश शासन मजबूत होगा।
इस नीति ने भारतीय समाज में अंग्रेजी के प्रभाव को बढ़ाया। आज हमारे जो देश में अंग्रेजी का इतना बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें मैकाले का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैकाले की शिक्षा नीति हमने लगभग डिस्कस कर ली है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके साथ साथ हमको याद रखना होगा कि लॉर्ड जो मैकाले थे, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है वुड का डिस्पैच 1854। तो ये वुड का जो डिस्पैच था ये किस तरीके से आया? तो सन 1853 में जब कंपनी चार्टर का नवीनीकरण का विचार कर रही थी कि फिर से जो 20 साल बाद 20 वर्षों के बाद जो चार्टर का नवीनीकरण होता था, तो क्या हुआ कि उसी समय संसद ने भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच की। इस जांच के आधार पर की गई टिप्पणियों तथा प्रस्तावित सुधारों के रूप में शिक्षा का चार्टर, जिसे सन 1854 का वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, जारी किया गया। भारत में वुड्स डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा, महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं वुड्स डिस्पैच में कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो कही गई हैं। तो वुड के डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक ठोस सुधार का प्रस्ताव किया। इसने त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा की सिफारिश की। महिला शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। यहाँ तक कि मदरसा शिक्षा के स्थान पर भी पश्चिमी शिक्षा का प्रचार किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स हमने वुड्स के डिस्पैच 1854 में पढ़े। तो यही इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट है हंटर आयोग 1882। तो 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन ने एक कमीशन गठित किया, जिसका कार्य 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच के बाद शिक्षा के विकास का मूल्यांकन करना था। कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्य थे, जिसमें 8 भारतीय थे। तो अब हम देख लेते हैं हंटर आयोग में क्या क्या बातें हैं जो ऐसी कही गई हैं। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और सिफारिश की कि इसे स्थानीय भाषाओं में दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात कही गई हंटर आयोग में कि जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषाओं में दी जाए, और इसका जो फोकस था वो भी प्राइमरी एजुकेशन पर ही था। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक और अकादमिक शाखाओं का गठन किया गया। जो माध्यमिक शिक्षा होती थी उसमें व्यावसायिक और जो एकेडमिक एजुकेशन होती है उनको जोड़ा गया, उनका गठन किया गया। इसने स्थानीय निकायों को शिक्षा के लिए जिम्मेदार ठहराने की सिफारिश की। इसने कहा कि जो आज शिक्षा का जो स्तर है उसके लिए स्थानीय निकाय जिम्मेदार है। तो उसने कहा कि अगर शिक्षा में सुधार लाना है तो स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षा में सुधार आए। तो नेक्स्ट है सैंडलर आयोग 1917 से 1919। तो सैंडलर आयोग से पहले हम बात कर लेते हैं रेले आयोग की। रेले आयोग की स्थापना सन 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुई थी। और ये क्यों गठित किया गया था? ये भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति और कामकाज का आकलन और उसमें सुधार करने के लिए गठित किया गया था। तो बस रेले आयोग के बारे में इतना ही जान लेते हैं कि जो रेले आयोग की जो स्थापना की गई थी वो इस विश्वविद्यालय की जो शिक्षा होती है उसके लिए की गई थी, और सर थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे, और इसकी जो सन है वो है 1902। इसके बाद अब हम बात करते हैं सैंडलर आयोग की। तो सैंडलर आयोग जो है आपका 1917 से 1919। तो जो आपका सैंडलर आयोग था वो गठित किया, इसका जो गठन था वो विशेष रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया था। सर माइकल सैंडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। तो ये सैंडलर आयोग नाम इसका पड़ा था क्योंकि जो इसके जो अध्यक्ष थे वो सर माइकल सैंडलर थे, तो उन्हीं के नाम पर इसको सैंडलर आयोग कहा गया था। और ये क्यों गठित किया गया था? क्योंकि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो भी समस्याएं आ रही थी उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब हम जान लेते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो कही गई हैं। तो सैंडलर आयोग ने विश्वविद्यालय में सुधार के लिए कई सिफारिशें की। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेले आयोग,
उसने भी विश्वविद्यालय के लिए ही उसका भी गठन किया गया था सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में 1902। और ये सैंडलर आयोग भी है, ये भी विश्वविद्यालयी सुधारों के लिए गठित किया गया था। तो सैंडलर आयोग ने विश्वविद्यालय में सुधार के लिए कई सिफारिशें की। इसके तहत विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा केंद्र नहीं बल्कि शोध और शिक्षण के केंद्र बनाने की बात की गई। यहाँ पर कहा गया कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें शोध हो, उसमें रिसर्च हो, शिक्षण के केंद्र बनाने की बात की गई थी। ये नहीं है कि उसमें सिर्फ पढ़ाई की जाए और उस पर परीक्षा ले ली जाए, इस पर प्रैक्टिकल्स होने चाहिए। 12 साल की शिक्षा प्रणाली और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था सैंडलर आयोग में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद देखते हैं हम सार्जेंट रिपोर्ट 1944। सर जॉन सार्जेंट ब्रिटिश सरकार का शिक्षा सलाहकार था जिसने 1944 में एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना में उसने क्या क्या बातें कही हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सार्जेंट रिपोर्ट ने 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव किया था। सबसे पहले सार्जेंट रिपोर्ट में ही ये बात की गई थी कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। सन 1944 में इसने शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार की सिफारिश की, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने स्वतंत्र भारत के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना का खाका प्रस्तुत किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे सार्जेंट रिपोर्ट 1944 के। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है तो उसमें देखते हैं ब्रिटिश शिक्षा नीतियां भारतीय समाज में एक नई शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने में सक्षम हुई। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो ब्रिटिश जो शिक्षा नीतियां आई थी उन्होंने भारतीय समाज में एक नई ही शिक्षा प्रणाली ला दी, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को मानसिक गुलामी में रखना था। हमारा भला करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि जो भारतीय हैं वो उनकी मेंटली जो तैयार हों वो उनकी गुलामी करने के लिए ही तैयार हों। इन नीतियों से भारतीय समाज में जागरूकता का विकास हुआ जो अंततः स्वतंत्रता संग्राम में योगदान करने के लिए प्रेरित हुआ। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और हमने इसमें 1813 से लेके 1947 तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए जो भी प्रयास किए गए लगभग सभी डिस्कस कर लिए हैं। और अगली नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो भी टॉपिक होंगे वो उनको लेकर आएंगे। तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।